आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य आएंगे। यह सारे प्रश्न आपके साथियों सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो कंप्लीट देखें और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है पहले से तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है 5 संख्याओं का माध्य 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या होगी? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए भाई 5 संख्याओं का माध्य कितना है? 26 है। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 संख्याओं का योग कितना होगा भैया? तो योग होगा 5 गुणित 26। तो 5 गुणित 26 मतलब कितना होगा? 26 पंचे 130। तो ये हमारे पास 5 संख्याओं का योग आ गया 130। फिर क्या है? दूसरी कंडीशन क्या बन रही है? यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 होता है। देखिए एक संख्या को निकाल लेने के बाद संख्या कितनी बचेंगी हमारे पास? 4 बचेंगी। तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 4 गुणित माध्य कितना है बचता है? 24। तो 4 गुणित 24। तो 24 चौके कितना हो गया? 96। ऊपर क्या आ गया हमारे पास? 5 संख्याओं का योग और नीचे आ गया हमारे पास 4 संख्याओं का योग। अब हमें क्या पता करना था? निकाली गई संख्या क्या होगी। तो निकाली गई संख्या कैसे निकलेगी? यदि हम 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दें तो हमें निकाली गई संख्या पता चल जाएगी। तो चलिए हम करते हैं। 5 संख्याओं का योग कितना है? 130। ऋण 4 संख्याओं का योग कितना है? 96। तो 130 में से 96 गया, कितना बचा? 34। तो ये 34 क्या है? 34 से निकाली गई संख्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। कहा है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? देखिए ऐसा प्रश्न आपको जब एग्जाम में आए तो आप ये मत करना कि परिमेय संख्या निकालने लग जाएं। हमेशा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं या फिर किन्हीं 2 अंकों के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं। मतलब यहाँ पर 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी? यहाँ पर भी अनंत परिमेय संख्या होंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? और जो प्रश्न है सीटेट दिसंबर 2018 में आया हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जो लोग बोलते हैं भाई लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं भाई आप प्राइमरी लेवल का टेस्ट देने जा रहे हैं, कोई एसएससी लेवल कल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में लेवल यही रहने वाला है, ये बिल्कुल आप निश्चित रहें। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 11,1111 है। इसको कैसे करेंगे आप? पहले क्या है 11,000, तो हम क्या करेंगे 11,000 लिख लेंगे। फिर क्या है 1100, तो हम 1100 लिख लेंगे। फिर क्या है 11 है तो 11 लिख लेंगे। इतना क्लियर हुआ सभी को? 11,000 1100 11 है, हो गया ना इतना? अब क्या है, इससे कौन सी संख्या बनेगी? तो इन सभी को हम जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, जोड़ने पर यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पर 1 और 1 2 और यहाँ पर 1, मतलब 12,111 ये संख्या बनेगी जो हमें ऑप्शन बी में दी है। लेकिन छात्र इस पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने देखा 11,111 तो बस वो 11,000 वाली संख्या देखते हैं, ये 12,111 वाली पर ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, तो आप लोग ये गलती मत करना, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण
पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए हम सभी जानते हैं घन का आयतन कितना होता है, a क्यूब होता है ना। तो चलिए यदि आपको ये पता है तो बस इस प्रश्न में आप कुछ है ही नहीं। देखिए पहले घन का आयतन कितना है 27, दूसरे का 64। पहले का कितना 27, दूसरे का 64। ध्यान से समझना जैसा मैं आपको समझाऊं। अब देखिए पहले घन का जब आयतन मतलब a क्यूब कितना है 27 है, तो यहाँ पर a का मान कितना होगा, यहाँ पर a का मान होगा 3, क्योंकि घन की जो 3 का घन है वो 27 होता है। ठीक है, तो इस वाले घन की भुजा कितनी आ गई 3। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घन की भुजा 4 होगी, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब हमें क्या है, इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था। तो जिस घन की भुजा 3 है इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 3 का वर्ग, तो 6 गुणित 9 ए हो गया हमारे इसका संपूर्ण पृष्ठ है। यहाँ पर क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ है 6 इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब क्या है 4 का वर्ग है, तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16। ठीक है, अब हमें दोनों का अनुपात निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना आपको, 6 गुणित 9 पहले का आया है, इसमें भाग देना है 6 गुणित 16 से। तो 6 से 6 कट गया, ऊपर बचा 9 और नीचे बचा 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 9:16 ये अनुपात हो जाएगा। देखा कितना आसान है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। प्रश्न कैसा ही आ जाए, भले ही वो कितना कठिन बना दे, भाषा के माध्यम से आप उसे कर देंगे यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यह प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं, सीटेट 2018 में आया हुआ है दिसंबर में। ठीक है, मतलब बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या है, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का प्रयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 2000 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के लिए निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब यहाँ पर संख्या लिखी हुई है कि 200 ml बर्तन को आप कितनी बार बाल्टी में भरेंगे, 300 ml से कितनी बार भरेंगे। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं, देखते इसमें से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर क्या है, 200 ml से एक बार, 300 ml से 6 बार। तो 200 ml से एक बार मतलब कितना हो गया 200, और 300 ml से 6 बार मतलब कितना हो गया 1800। तो 1800 200 कितना हो गया 2000, मतलब ये सही है, 2000 ml ही तो वो आयतन की बाल्टी थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 200 ml से 4 बार, तो 4 दूनी कितना हो गया 800, और 300 ml से भी 4 बार मतलब क्या है 800 इंटू 1200 कितना हो गया 2000, मतलब इससे भी क्या है बाल्टी भर जाएगी, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या है 200 ml से 7 बार, तो 200 ml से 7 बार मतलब कितना हो गया 7 दूनी 14। फिर 300 ml से 2 बार मतलब 300 दूनी 600 कितना हो गया 2000, मतलब यहाँ भी बाल्टी फिक्स भर जाएगी। अब चौथे में देखिए 200 ml से 6 बार मतलब 2 6 12। फिर क्या है 300 ml से 3 बार, तो 3 त्रिका 9, 900 ml। अब देखिए 1200 और 900 कितना हो गया 2100। और भैया जो आयतन था हमारा बाल्टी का वो था 2000 ml और यहाँ पर 2100 ml है, मतलब यह जो संयोजन है ऑप्शन डी वाला ये सही नहीं है। ठीक है, मैंने आपको विथ प्रैक्टिकल बता दिया है जिससे आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 पर। कहा गया है, अब पहले प्रश्न देख लो भैया, ये सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं है, बस भाषा थोड़ी कठिन कर दी गई है, लेकिन प्रश्न भैया इतना आसान है, इससे आसान प्रश्न हो ही नहीं सकता। और ये प्रश्न सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ प्रश्न है। क्या कहा गया है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वहीं पूर्ण संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं
वह पूर्ण संख्या क्या है, हमने मान लिया वह पूर्ण संख्या x है। तो क्या है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, तो 50 लिखा और इसमें हमने पूर्ण संख्या x को जोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो हमने यहाँ पर वही संख्या 50 में से घटा दी, तो ऐसा मिला हमें। अब क्या है, यदि हम ऐसा करते हैं तो कहा गया है प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़, इन दोनों संख्याओं का जोड़, तो इनमें हम प्लस लगा देंगे, इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा, देखिए 50 धन x प्लस 50 ऋण x। अब यहाँ पर प्लस का x, यहाँ पर माइनस का x, तो कट जाएगा, क्या बचा, 50 प्लस 50 कितना हो गया, 100 हो गया। कितना आसान था, देखा है आपने, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है कि 60 मीटर गुणित 40 मीटर गुणित 30 मीटर माप का एक घनाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकर बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 घन मीटर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले जो गोदाम है घनाभाकार की, इसका आयतन निकालना है और इसमें एक बक्से के आयतन से भाग देना है, तो आपको बक्सों की संख्या पता चल जाएगी। तो चलिए पहले हम गोदाम का आयतन निकालते हैं। गोदाम का आयतन कितना हो जाएगा, 60 गुणित 40 गुणित 30। देखिए कभी भी गलती मत करना, जो आप लिखोगे यहाँ पर उनको गुणा कभी मत करना सीधा, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम होगी काटते समय। ठीक है, तो ये हो गया हमारी बड़ी गोदाम का, सॉरी जो हमारी गोदाम है इसका आयतन हो गया। अब एक बक्से का आयतन कितना है, 0.8 है, कितना है, 0.8 है। तो हम क्या करेंगे भाई, इस दशमलव को हमें समाप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 10 का गुणा कर देंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। कैसे, मतलब यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर अब 8 बचेगा। हमने दशमलव खत्म कर दिया, क्यों कर दिया, जिससे हमें गुणा में आसानी हो। अब बस काट दो इसको, 8 पंचे 40 है ना, 5 छक्का 30, मतलब 300 गुणित 30 गुणित 10। देखिए कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 एकम 9। फिर क्या है, जितने जीरो हैं वो लिख दो, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 4 जीरो हो गए। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल था ना, और ये भी यूपी टेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर सन लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि ऐसे प्रश्न आपके यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान, बिहार टेट जैसे एग्जाम में आते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन है, बताना निम्न 4 में से कौन सा असत्य कथन है। कहा है किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। ये बिंदु है, इससे 2 किरणें गुजरी, बिल्कुल सही भैया, इस आकृति को क्या कहा जाएगा, कोण। ये तो सही है। फिर क्या है, किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये 3 रेखाएं हैं जो घिरी हुई हैं और ये आकृति बंद है, इसे त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल हाँ भाई कहते हैं। फिर क्या है, आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। बिल्कुल भाई, आयत की जो आमने सामने की भुजाओं की लंबाई है वो समान होती है और प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है। बिल्कुल साहब होता है। ऑप्शन सी में क्या है, किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज नहीं कहते हैं, क्योंकि परिभाषा ये कहती है किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति, मतलब क्या है, वह आकृति बंद होगी जब वो त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो कथन है ऑप्शन सी में ये असत्य है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा है कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है। यहाँ पर कारखाने में कार्य करने वाले लोगों की आयु दी गई है और बताना है आयु का परिसर क्या होगा।
तो भैया आयु का परिसर कैसे निकालते हैं, सभी को पता है ना, मैं कई बार बता चुका हूं। परिसर कैसे निकालते हैं हम, उच्च सीमा, क्या बोला मैंने, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो तो चल जाएगा पता है आपको परिसर क्या होगा। मतलब इसमें से सबसे बड़ी संख्या देख लो कौन सी है, उसमें से सबसे छोटी जो संख्या हो वो घटा दो। तो पहले इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 31, 41, 28, 54, 34, 27, 23, 33, 35, 42। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमें लग रही है 54। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 54, ये हमने देख लिया यहाँ पर। अब सबसे छोटी संख्या क्या है वो देख लो। तो देखिए 31, 41, 28, 34, 27, 23। हाँ यहाँ पर देखें हम जो 23 है ये सबसे छोटी संख्या है। तो बस 54 में से 23 घटा दो, कितना होगा, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3, कितना आ गया 31। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में हमने केवल 9 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या सहित समझा दिए हैं। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।